एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम मक्का के बाजार पर चर्चा करेंगे और मक्का पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रीत, मुझे बुलाने के लिए। सर आज के शो में हम लोग मक्का पर बातचीत करेंगे। कुछ अपडेट्स हैं वो भी बता दें, फिर उस पर आपसे सवाल लेंगे। अभी अगर देखा जाए तो खरीफ मक्का की बुआई अभी तक पीछे चल रही है। सर क्या लग रहा है, बुआई पिछले साल की तुलना में कम ही रहेगी या आगे खेती में सुधार की कोई उम्मीद है? बिल्कुल, हमने देखा था जैसे मई जून में जो मानसून स्ट्रेस था वो काफी इंपॉर्टेंट था। हमने अब तक के जो नंबर्स आते हुए देखे 30 तारीख तक, वहां पे 83.56 लाख हेक्टर, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 7.3% कम है। साथ में हमने देखा कि लगभग 6.59 लाख हेक्टर कमी बताई जा रही है जुलाई में। हाँ, ये जरूर है कि रेनफॉल काफी इंप्रूव हुआ है, जिसकी वजह से एमपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र में फॉलोअप होता हुआ दिखाई देगा। राजस्थान में भी हम देखें मॉइस्चर डेफिसिट है, जिसकी वजह से जो मेज का एकरेज है वहां पे हमने रेस्ट्रिक्टिव एक्सपेंशन देखा है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया। रिजल्टेंट 7.3% का ड्रॉप देखा है। अब जो फाइनल एकरेज आएगा तब हमें क्लियरिटी पूरी एक्चुअल मिलेगी। बट हाँ, मोटा मोटी हम बोल सकते हैं 7% से 7.25% की गिरावट हमने एकरेज में आती हुई देखी है। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि घरेलू बाजार में मक्का की सप्लाई की क्या पोजीशन है, अभी आवक को लेकर आपका आकलन क्या है? देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में अगर मैं डेटा कंपेयर करके देखता हूँ जनवरी से लेकर जुलाई तक के बीच में, तो करीबन 81.852 लाख टन के आसपास का हमने अराइवल देखा, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 70%, 69% के आसपास का जंप हमने देखा है। रिकॉर्ड रबी का क्रॉप था हमारा, जिसकी वजह से हमने देखा डोमेस्टिक मार्केट में एबिलिटी है वो कंटिन्यू बनी हुई थी। 25-26 के प्रोडक्शन एस्टिमेट जो आ रहे हैं वो करीबन 55.093 मिलियन टन के आसपास है। तो एक तरफ हम देखते हैं कंफर्टेबल सप्लाई भी है, और सामने हम देख रहे हैं कि डिमांड भी कंटिन्यू बनते हुए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सप्लाई अराइवल्स को देखते हुए ठीक ठाक ही रही है, और सपोर्ट भी कंटिन्यू बना हुआ रहा। सर अब डिमांड पर भी चर्चा कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि घरेलू बाजार में मक्का की डिमांड कैसी है, और ये भी बताइए खासकर इथेनॉल इंडस्ट्री की ओर से अभी मक्का की डिमांड की क्या पोजीशन है? देखिए, मक्का एक ऐसी कमोडिटी है जो मल्टी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। जैसे हम पोल्ट्री इंडस्ट्री में देखिए, जहाँ पे सबसे ज्यादा फीड इंडस्ट्री के लिए यूज, फीड सेक्टर के लिए यूज होता है। चाहे लाइव स्टॉक की बात करें, यहाँ पे हमने देखा डिमांड में उसमें कोई मेजर चेंजेस तो आया नहीं, कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, इससे पहले हमने देखा था ये डीजीजीएस के इंपोर्ट को लेकर काफी कंसर्न्स बने हुए थे पोल्ट्री सेक्टर्स में, लेकिन अब जाकर हम देख रहे हैं कि तवज्जो है डिजिटल। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग जो है वो एथनॉल इंडस्ट्री को लेकर है। आज जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में 20% एथनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है, जो करीबन 15 से 20% डोमेस्टिक मक्के को कंज्यूम कर देता है। शुगर कैन फीड स्टॉक रिलैक्सेशन पे है, जिसकी वजह से इमीडिएट मक्के की जो एथनॉल डिमांड है वो ऐसा कुछ मेजर चेंजेस ला नहीं रही है। तो ग्रीन बेस जो एथनॉल प्लांट है, वहां से हम देखेंगे कि कंटिन्यू डिमांड कंटिन्यू रहेगी, जिसकी वजह से मक्के को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट अगर मैं मार्च में देखूं, जब भाव 1750 थे और अब हम देख रहे हैं तो 2400 के करीब है। ये कारण ये है कि एथनॉल में जो डिमांड है वो कंसिस्टेंटली बनी हुई है, और इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग हम बोल सकते हैं कि एग्री बेस अगर एथनॉल की बात करें तो उस पर काम ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म ब्लेंडिंग पॉलिसी में अगर कोई छेड़छाड़ नहीं होती है तो डेफिनेटली हम देखेंगे मक्के की डिमांड कंटिन्यू एथनॉल साइड से भी रहेगा और फीड इंडस्ट्री से भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, ये सर की राय है मक्के की डिमांड को लेकर। अब सर एक्सपोर्ट पर भी चर्चा कर लेते हैं। अप्रैल मई के दौरान अगर देखा जाए तो मक्का के एक्सपोर्ट में भारी उछाल देखने को मिला है। सर आगे क्या लग रहा है, आगे मक्का की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी रहेगी? देखिए, काफी सरप्राइज था। एक तो हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो कंसर्न है, ब्लैक सी एरिया में कंसर्न, उसकी वजह से फ्रेट इंश्योरेंस सब बढ़े हुए हैं। उसके बावजूद जो नंबर आया वो मतलब 1.96 लाख टन तक, जो काफी सर्ज होता हुआ दिखाई दिया है। रुपए की गिरावट है वो भी एक बड़ा कारण है, जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बेट बना था। यूएसडी के जो प्रोजेक्टेड अपडेट आए हुए हैं, वहां पे 2.4 मिलियन टन के एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 25-26 बताया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग डिमांड अभी मेंटेन हो रही है एशिया में, खास करके एशियन कंट्रीज के अंदर। और सेकेंडली, एशियन कंट्रीज में चाइना का काफी बड़ा रोल है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रेड और इंश्योरेंस बढ़ने की वजह से जो एशियन डिमांड है
वो पूरा अच्छे से कम अप हो रहा है और उसमें इंडिया का एक पाइवेटल रोल है। अच्छा, रिकॉर्ड यूएस अर्जेंटीना की क्रॉप भी है जो हमारे एक्सपोर्ट्स को थोड़ा कंपटीशन दे भी देता है, बट रुपए की गिरावट उसको भी टेक केयर कर रही है। तो मेरा मानना है कि एक्सपोर्ट का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है और प्राइजेस को उसका भी एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये सर की राय है एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर। अब एक बार सर से समझ लेते हैं प्राइस आउटलुक। सर शॉर्ट टू मीडियम टर्म मक्के का प्राइस आउटलुक क्या रहेगा? क्या यहाँ से तेजी आएगी? क्या नजरिया है सर आपका? देखिए, अगर मैं डेली चार्ट पे देखता हूँ तो पिछले साल भी अगस्त में प्राइजेस 2400 के ऊपर ही थे और आज भी अगर हम देखते हैं तो वाई ओ वाई कोई चेंज ऐसा हुआ नहीं, उसी भाव में हम अटके हुए हैं। तो मुझे लगता है ऊपर में 2400 2450 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस होगा सीजनिटी को देखते हुए, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। लेकिन हाँ, 50 और 200 मूविंग एवरेज का कंसिस्टेंटली सपोर्ट बना हुआ है। तो गिवन डेट फंडामेंटल एक जहाँ पे 7.3% के स्विंग में ड्रॉप है, एथनॉल की डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है, तो मीडियम टर्म आउटलुक तो डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है। बट हो सकता है, पॉसिबल है कि यहाँ से हम एक छोटा करेक्शन देखें जो मे बी 2350 2320 तक का लेवल एक बार दिखा दे। उसके बियॉन्ड तो नहीं लग रहा, बट हो सकता है महीना भर मार्केट एक रेंज में और थोड़ी गिरावट रहे। लेकिन मीडियम टर्म मतलब 2-3 महीने का व्यू लेके चलते तो पॉजिटिव रहेगा। बट एक बार नीचे में 2350 तक का लेवल मिलना चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर कि आने वाले समय पर क्या कुछ भाव दिखाई दे सकता है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को वायदा बाजार में किसी एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे रिकमेंडेशन में? देखिए, मसाले में अभी भी मोमेंटम जारी है। हल्दी में हमारा एक्सपेक्टेशन था एक छोटा करेक्शन आएगा। पिछले हफ्ते हमने 19,500 तक का एक स्पाइक देखा, बट फिर से प्राइजेस ने रिकवरी कर ली थी। मैंने तब भी कहा था कि 22,000 के ऊपर अगर प्राइस जाता है तो हम 23,524 तक भी जा सकते हैं। तो आज के लिए 22,200 पे लीजिए, 21,800 का स्टॉप लॉस लगाइए, 22,800 का टारगेट रहेगा। जिस ढंग से स्विंग तो ज्यादा बड़ी है, बट मानसून का स्ट्रेस है, वो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। धनिया में भी बैलेंस शीट काफी ज्यादा टाइट है। एक करेक्शन जरूर ड्यू है, अभी तक वो आया नहीं है। 15-16 के बीच में मार्केट मूव कर रहा है, वो एचटीसी दिखाई दे रहा है। तो 15,600 में लेंगे, 15,300 के स्टॉप लॉस से 16,000 के टारगेट किया है। लास्ट कैस्टर में गिरते गिरते मार्केट ने 7,000 का लेवल रिगेन कर लिया है। तो 7,050 पे लीजिए, 7,000 के स्टॉप लॉस से 7,150 का टारगेट होगा। ठीक है, ये सर की तरफ से कॉल दिया जा रहा है, एक बार मैं वापस से दोहरा दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। कैस्टर की बात की जाए, मैं चाहूंगा स्क्रीन पर ट्रेडिंग कॉल है, आप लोग नोट डाउन करें। कैस्टर अगस्त वायदा 7,050 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, 7,150 तक के टारगेट के लिए, और 7,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इसके अलावा धनिया में भी सर की तरफ से खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है। अगस्त वायदे में 15,600 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, 16,000 तक के टारगेट के लिए 15,300 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके साथ ही यहाँ पर हल्दी में भी सर की तरफ से खरीदारी की ही कॉल दी गई है। टर्मरिक अगस्त वायदा 22,200 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, 22,800 तक के टारगेट के लिए 21,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। ध्यान रहे किसी भी कमोडिटी में अगर आप लोग पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अजय सर एक सवाल आ रहा था, मैं सोचा उस पर आपसे व्यू ले लिया जाए। शुद्ध फार्मिंग करके एक यूजर आईडी है, उनका सवाल है ग्वारगम को लेकर। सर ग्वारगम का वो जानना चाह रहे फंडामेंटल्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं अभी, क्या यहाँ से शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा, मतलब आने वाले समय पे कॉपर के प्राइसेस क्या कुछ दिखाई दे सकते हैं शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, एक ब्रॉडर व्यू भी समझना चाह रहे हैं। गवार सीट गवारगम दोनों में मैंने पहले भी कहा था, स्ट्रांगनेस कंटिन्यू बनी हुई रहेगी। बीच में हमने एक्सपोर्ट के नंबर थोड़े खराब आते हुए दिखे, जिसके चलते प्राइजेस में एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया, जहां पे 5850 से 5800 के बीच में फिर से गवार सीट सपोर्ट ले गया और गवारगम भी 11,200 के सपोर्ट से अब उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 3% की तेजी जरूर है, बट दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, एक 6200 का लेवल तोड़ के होल्ड करना और दूसरा 12,000 का लेवल। तो अगर ये 12 के लेवल पे अगर आज या कल में तोड़ के होल्ड कर जाता, मुझे अच्छी तेजी दिखती है। बिकॉज एक तो मानसून का स्ट्रेस है वो कंटिन्यू बना हुआ है। सेकेंडली, अब अगर ये लड़ाई खत्म होती है तो कहीं ना कहीं यूएस की तरफ जो हमारा एक्सपोर्ट्स होते हैं वो काफी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उसका भी सपोर्ट मिलेगा, जिसकी न्यूज की वजह से आज 3-3% की तेजी मिली है। मेरा मानना है कि यहाँ पे भी अगर कोई लेके चले और 6200 का लेवल ब्रिज हो जाए तो जल्द हम इसको 6600 से 7600 का जो प्रीवियस हाई है वहां तक भी जाते हुए देखेंगे। और गवार गम में भी मुझे लगता है 12 के ऊपर 13,200 13,500 तक के भी लेवल दिखेंगे। फंडामेंटल मजबूत है, बट हाँ,
ये एक स्पेकुलेटिव कमोडिटी जैसा काम करती है, मतलब वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, तो वहां पे थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। ठीक है, यहाँ पर वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड लें। ग्वार गम पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। अजय सर, समय भी हो चुका है, विस्तार से हमने आपसे बातचीत भी कर ली, दर्शकों के सवालों के जवाब भी ले लिए। सर प्लीज़ डिस्क्लेमर दे दीजिए। भाई आज हमने फ्यूचर और डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात की है। इसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।